Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. Physiology guidance से हम कर रहे हैं chapter 20 आज करेंगे, which is about cardiac output, venous return and their regulation. So cardiac output basically मतलब ये है, it is the quantity of the blood which is pumped into the aorta each minute by the heart. So you know the scheme of the heart. This is your heart. That's the right side of the heart. This is the left side of the heart. So जब left हार्ट ऑब्वियसली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो द ब्लड गोज इनटू द एओर्टा. तो जो भी एओर्टा में ब्लड आ रहा है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कार्डियक आउटपुट. ये हार्ट से निकल रहा है, सो वी कॉल दिस कार्डियक आउटपुट. दिस इज ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू द सर्कुलेशन. जाहिर है एओर्टा में जो ब्लड आएगा वही फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा. बिकॉज कार्डियक आउटपुट इज द सम ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी. It is one of the most important factors to consider in relation to function of the cardiovascular system. एक डायग्राम यहाँ बनी है. I just love this diagram कि आपका जो राइट हार्ट है उसमें से जब ब्लड निकलता है, यहाँ इन्होंने ब्लू शेड किया हुआ है, it all goes to the lung और लंग में ये ऑक्सीजनेट होकर ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में आता है और फिर लेफ्ट साइड से ये पूरा रेड इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये निकलकर पूरी बॉडी में देखें डिस्ट्रीब्यूट होता है वाया दी एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस. और ये जो एओर्टा में लेफ्ट हार्ट से ब्लड जा रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट. और ये कार्डियक आउटपुट भी पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है. सो ब्रेन में 14% फॉर एग्जांपल, हार्ट से अगर फॉर एग्जांपल 100 ml ब्लड निकल रहा है तो उसका 14 ml इधर जाएगा, 4% खुद हार्ट यूज करेगा, 27% will be used by splanchnic circulation which is the GI tract, 22% by the kidney. You see the especially high percentage of blood going to the GI tract and the kidneys, and this is for a purpose. Kidney में blood को filter होना है, so it has a very high blood supply. इसी तरह पूरे GI tract की activity के हिसाब से वहाँ पे blood supply बहुत ज़्यादा है. So the cardiac output which comes out from the left heart and goes into the aorta is distributed throughout the body. Okay? So ये सारी कहानी है कार्डियक आउटपुट की कि आपके हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. सिंपल नाम में भी ये है. वेनस रिटर्न ऑन द अदर हैंड इज द ब्लड विच इज रिटर्निंग टू द हार्ट. अच्छा, कितना ब्लड निकलेगा यानी कार्डियक आउटपुट इज ऑल्सो लिंक्ड वेरी मच टू कितना ब्लड हार्ट में आया है यानी वेनस रिटर्न. तो वेनस रिटर्न अगर ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा. अभी हम पढ़ेंगे कि सारा कार्डियक आउटपुट का जो डिपेंडेंस है उसकी जो रिलेशनशिप है वो अल्टीमेटली वेनस रिटर्न के साथ है. सो इफ देयर इज एप्रोप्रिएट वेनस रिटर्न तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा. वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो एक सर्टेन लिमिट तक कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा. सो वेनस रिटर्न इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द वेन्स इनटू द राइट एट्रियम ईच मिनट. सो पूरे जिस्म का जो वेनस ब्लड है वो वेन्स के जरिए एंटर अल्टीमेटली कहाँ होता है? इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ओके, नाउ नॉर्मल वैल्यूज की थोड़ी बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की. कार्डियक आउटपुट वेरीज ऑब्वियसली, आई मीन मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं. एक तो उस वक्त का कार्डियक आउटपुट हो सकता है जो आपका बेसिक लेवल है मेटाबॉलिज्म का. एक फिर सिनेरियो ये हो सकता है कि व्हेन द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग और पर्सन की एज के साथ, उसकी बॉडी साइज के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ मैटर करेगा कार्डियक आउटपुट. ये चेंज भी होगा. सो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सरसाइजिंग द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, इफ देयर इज मोर वेट, इफ देयर इज मोर बॉडी साइज, मोर एज, ऑल दीज सिनेरियोज विल ऑल्टर द वैल्यू ऑफ द कार्डियक आउटपुट. फॉर यंग हेल्दी मैन resting cardiac output averages about 5.6 liters per minute. यानी इतना ब्लड एक मिनट में हार्ट से निकलता है. और विमेन में ये थोड़ा सा कम है, it's around 5 liters per minute. When one considers the factor of age as well, because with increasing age the body activity and the mass of some tissues diminish because there is age trophy and aging phenomena. The average cardiac output for the resting adult in round numbers is often about 5 liters per minute. So that's what the number that we usually use. कि हार्ट से एक मिनट में कितना ब्लड निकलता है? Around 5 liters. However, cardiac output varies considerably. ये मैंने आपको जो ऊपर सिनेरियोज बताए थे, एक्सरसाइज में बढ़ जाएगा एंड सो ऑन. ओके, कितना मसल मास है बंदे का, कितना उसमें फैट टिश्यू है, फिजिकल एक्टिविटी किस तरह की है, ऑल दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट. बट ऑन एन एवरेज यू कैन से कि आपका हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है. सो दैट्स द कैपेसिटी. ओके, फिर एक टर्मिनोलॉजी है कार्डियक इंडेक्स. सो कार्डियक इंडेक्स एंड कार्डियक आउटपुट आर स्लाइटली डिफरेंट. अभी आप देखेंगे क्या डिफरेंस है. एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस अप्रॉक्सिमेटली इन प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. यानी जितना लंबा चौड़ा बंदा है कार्डियक आउटपुट वैसे इंक्रीज करेगा. Therefore, cardiac output is frequently stated in terms of cardiac index. देखें, अब अगर एक ये बंदा है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा और उसके बदले में एक ये बंदा है लंबा चौड़ा सा, इसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा. बट आप ये तो नहीं
कह सकते कि इसका कार्डियक आउटपुट एबनॉर्मल है। इसका कार्डियक आउटपुट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका बॉडी सरफेस एरिया भी ज्यादा है। सो द बेटर वे टू represent the cardiac output is rather cardiac index, which is the cardiac output per square meter of the body surface area. So basically आप body surface area को भी cater कर रहे हैं, which in a usual 70-72 kg person is about 1.5 to 1.7 square meters. जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 liters को 1.7 square meter से divide करेंगे, so roughly you get a cardiac index of 3 liters per minute per square meter. So that per square meter is now something different. Okay, so remember whenever you are studying कार्डियक फिजियोलॉजी तो और या कभी आप पेशेंट्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सो कार्डियक आउटपुट सिंपली होता है कितना लीटर पर मिनट। लेकिन अगर इस पर मिनट में आप फैक्टर इन कर दें बॉडी सरफेस एरिया पर मीटर स्क्वायर, देन यू आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक इंडेक्स व्हिच इज नॉर्मल 3। सो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर्स पर मिनट और नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स कितना है 3 लीटर्स पर मिनट per millimeter square. Okay, effect of age on the cardiac output: the cardiac index rises rapidly to a level greater than 4 at the age of 10, but then it starts declining. Normal मैंने आपको बताया एवरेज कितना होता है 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ 10 साल की उम्र तक 4 लीटर्स तक भी पहुंचता है, बट इट देन डिक्लाइंस एट द एज ऑफ 80 टू अबाउट 2.4. सो कार्डियक इंडेक्स और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. Okay, now the control of cardiac output by venous return. देखो मैं स्टार्ट से ये बात आपको बार बार बता रहा हूँ कि इफ दिस इज योर हार्ट, जितना ज्यादा ब्लड इसमें आएगा उतना ज्यादा ब्लड जाएगा. सो वेनस रिटर्न इज काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट और कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेनस रिटर्न. डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है. बट विद इन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, ये नहीं है कि हार्ट की एक कैपेसिटी है ना, देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ द हार्ट. हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं कि कितना लीटर पर मिनट हार्ट से ब्लड पंप होता है 5 लीटर. इसकी अपनी कैपेसिटी है जो एक्चुअली रफली अराउंड 13 लीटर पर मिनट है. यानी ये जो पंप आपकी बॉडी में फिट किया हुआ है नेचर ने, वो इतना ब्लड पर मिनट इजीली पंप कर सकता है. तो अगर वेनस रिटर्न इतना बढ़ेगा कि वो 13 लीटर पर मिनट तक कार्डियक आउटपुट को लेके आ रहा है, तब तक तो ठीक है. लेकिन अगर वेनस रिटर्न फॉर एग्जांपल 15 लीटर पर मिनट है, तो अब हार्ट की कैपेसिटी नहीं है, तो अब गड़बड़ शुरू हो जाएगी. ओके, सो यूजुअली व्हेन यू इंक्रीज द कार्डियक when you increase the venous return, the cardiac output also increases. Okay, and that is basically known as the Frank-Starling mechanism. इसका मतलब ये है कि if this is your heart और right side of the heart में ज्यादा blood आ रहा है, so the wall of the heart will stretch, और इस stretch की वजह से the contractile tissue of the heart will contract with much more power. Okay, इसको हम कहते हैं Frank-Starling mechanism. तो जितना ज्यादा venous return होगा उतना ज्यादा cardiac output होगा. Although heart function is obviously crucial in determining the cardiac output, the various factors of the peripheral circulation also affect, for example, the venous return. The main reason why peripheral factors are usually so important in controlling the cardiac output is that the heart has a built-in mechanism that normally allows it to pump automatically the amount of blood that flows into it. और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं Frank-Starling mechanism. So it is basically because of the stretch on the cardiac muscles. So the more the stretch, the more the cardiac contraction and more the output. Okay, so ज्यादा venous return मतलब ज्यादा cardiac output, direct relationship. Another important factor जो पहले already discuss हुआ हुआ chapter 10-18 में is the stretching of the heart tissue causes an increased heart rate. And that is because of the stretch of the sinus atrial node and sympathetic activity बढ़ जाएगी. And this is basically called बेन ब्रिज रिफ्लेक्स. ये मैंने ऑलरेडी भी आपको पढ़ाया हुआ है कि बेन ब्रिज रिफ्लेक्स में राइट एट्रियम में जो साइनो एट्रियल नोड है, जब ब्लड रिटर्न ज्यादा होगा वेनस रिटर्न, तो इसके भी फाइबर्स ने स्ट्रेच होना है एंड द सिंपैथेटिक एक्टिविटी टू द हार्ट इज इंक्रीज. सो हार्ट इज नाउ पंपिंग मोर. Okay, so दो important mechanisms है. Number one, Frank-Starling mechanism. It is a simplest stretch theory कि जब ज्यादा blood आएगा तो cardiac wall stretch होगी, muscles rebounce करेंगे, contract करेंगे more powerfully. And number two is the vein bridge reflex. That's because of the stretch of the sinoatrial node. Okay, under most normal unstressed conditions, the cardiac output is controlled mainly by the peripheral factors that determine the venous return. So venous return is the main determining factor of the cardiac output. However, as we discuss later in this chapter, if the returning blood does not become more than the heart can pump, it does become more than the heart can pump,
then the heart become limiting factor that determines the cardiac output. उसका मतलब ये है कि if this is your normal heart, मैंने आपसे बताया कि usually ये 5 लीटर पर मिनट पंप करता है आउट ऑफ द हार्ट, लेकिन इसकी कैपेसिटी एक्चुअली ज्यादा है, 13 to 14 लीटर्स पर मिनट, इससे भी ज्यादा. सपोज किसी वजह से अगर 20 लीटर पर मिनट ब्लड आ रहा है इसके अंदर, नाउ हार्ट पर है, इफ द हार्ट इज केपेबल इनफ, फंक्शनल इनफ, तो वो अपना काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. और ज्यादा चांसेस यही कि नहीं करेगा, बिकॉज नाउ ये अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल गया है. वेनस रिटर्न ऐसा भी नहीं है बस वेनस रिटर्न लाई जाओ और हार्ट उसको फेंके जाएगा विदाउट एनी लिमिट. देयर इज एन अपर कैप, 13 लीटर इज द अपर कैप. हम यूजुअली अपनी अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं, हमारी कैपेसिटी ज्यादा है बट वी आर वर्किंग एट एन अंडर कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर. वी कैन गो अप टू 13 लीटर पर मिनट, बट मोर देन 30 there will be a problem. Okay, cardiac output is the sum of all the blood flows. Tissue metabolism regulates most of the local blood. ये डायग्राम आपने याद रखनी है कि ये जो cardiac output है ये तमाम टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी एक ऑर्गन में नहीं जाता. The venous return to the heart is the sum of all the local blood flows, और सारी बॉडी का venous blood जो है वो right atrium में जाता है. Therefore it follows the cardiac output regulation is normally the sum of all the blood flow regulations. यार ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है. The mechanisms of local blood flow हमने already discuss किया हुआ है कि if there is hypoxia तो vasodilation होगी and all those things. In most tissues, blood flow increase mainly in proportion to the tissue's metabolism. यानी अगर ये टिश्यू है और इसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है तो यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लोकल ब्लड फ्लो almost always increases when tissue oxygen consumption increases. This apart from lungs में उल्टा है. लंग्स में अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तब वैसोडाइलेशन होता है, और अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है. पूरी बॉडी में ऐसा नहीं है. पूरी बॉडी में अगर टिश्यूज में ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं तो वैसोडाइलेशन होता है. Okay, to summarize, the cardiac output is usually determined by sum of all the various factors which affect the peripheral resistance type of thing. Okay, now cardiac output varies inversely with the total peripheral resistance. That's a very important concept. और आपने at the end of the day ये equation याद रखनी है कि the cardiac output is equal to arterial pressure over TPR. TPR is the total peripheral resistance. यानी if for any reason total peripheral resistance अगर बढ़ जाती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये है कि अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, देखें अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, सो इफ देयर इज एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, इफ देयर इज वैजो कंस्ट्रिक्शन पेरिफेरल आर्टेरियोल्स की, and that would mean कि total peripheral resistance बढ़ गई है. And if there is total peripheral resistance increase, then the cardiac output decreases because they are the cardiac output is in the numerator and the TPR is in the denominator. So if TPR increases, cardiac output decreases. That's the simple relation that you have to remember. Okay. Now any condition, that's a general rule, any condition which reduces the total peripheral resistance, it will increase the cardiac output. So cardiac output varies inversely. There's an inverse relation, okay, with the total peripheral resistance, right? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये हर वक्त याद रखना है आपको. Under many conditions, the long-term cardiac output levels varies reciprocally with changes in the total peripheral vascular resistance as long as the arterial pressure is unchanged. Note in figure 24, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, देखें यहाँ पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है and this is the cardiac output. So if we are at the level of 60% of the normal resistance, this is the cardiac output. For example, if you increase the peripheral resistance, the cardiac output decreases. If you get to 160 peripheral resistance, cardiac output decreases to 50% of its normal value. So by increasing the total peripheral resistance, you are decreasing the cardiac output. तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू not to learn this concept. Okay, so you have to. Note in figure 24 that when the total peripheral resistance is exactly normal to the 100% mark, the cardiac output is also normal. So let's, for example, this is near 100, 100, 100, 100. When the total peripheral resistance is 100% of the normal, the cardiac output is also 100% of the normal. But आप इस 100 से 120 करें और cardiac output गिर गया, आप 140 करें cardiac output और गिर गया, that sort of thing. And there are some examples written here कि how you can actually increase the resistance. So अगर आप पूरे circulatory system में से कुछ आर्टेरियोल्स निकाल देते हैं तो रिमेनिंग आर्टेरियोल्स जो हैं वो इंक्रीज कर देती हैं रेजिस्टेंस को. सो फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ बोथ द आर्म्स एंड द लेग्स, अगर किसी की एम्पुटेशन कर दें तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी.
that sort of thing. Okay, there are some conditions जिसमें total peripheral resistance कम हो जाती है because of vasodilation, that include for example Paget's, beriberi, arteriovenous shunts, hyperthyroidism. These are all the conditions which increase the value of cardiac output but decrease the value of TPR. तो TPR और cardiac output का inverse relation है, ये बात आपको लाजमी याद रखनी है, ठीक है. The limit of the cardiac output, obviously there is a limit to everything, और इसको हम स्टडी करते हैं by the cardiac output curves. There are defined limits to the amount of blood that the heart can pump. ऐसा नहीं है कि हार्ट सुपरमैन है और अनलिमिटेड मैनर में काम करेगा. There are limits to it. And these are usually represented by the cardiac output curves. दो तरह के curves की भी हम बात करेंगे. We'll talk about the cardiac output curves. I think कहीं आएंगे ये. And then we'll also talk about the venous return curves. Okay. Figure 25 demonstrate the normal cardiac output curve, showing the cardiac output per minute at each level. This is one type of cardiac function curve जिसमें एक बात आपने नोट करनी है, very important, make a note of it, कि the normal cardiac output curve is about 13 liter per minute. This is the capacity of your heart. और usually हम pump कर रहे होते हैं 5 liters. So actually हमारी capacity 2.5 times है of the normal that we are doing. 13 liter is our limit. यहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है. Now there are some conditions जिसमें heart ज़्यादा काम करता है, hyper effective हो जाता है. There are some conditions जिसमें hypo effective हो जाता है. Obviously जब heart hyper effective होगा तो cardiac output बढ़ जाएगा. जब heart hypo effective होगा तो cardiac output कम हो जाएगा. So if you look at the diagram here, this is the normal green line suggesting the normal cardiac output. Okay, and if the cardiac output is increasing, this is when we say the heart is hyper effective. If the cardiac output is decreasing, this is when we say this is hypo effective heart. Okay, now factors that can cause super duper working heart. For example, I can think of hypertrophy. If for any reason there is hypertrophy, say for example there is increased blood pressure, yeah, there is increased thickness or lumen का size कम हो रहा है because of say for example atherosclerosis, aorta की stenosis है, so आपका heart is pressing against a very high pressure. तो इस कंडीशन में हार्ट पे जोर लग रहा है, इट विल अंडरगो हाइपरट्रॉफी और कार्डियक आउटपुट टाइम बीइंग के लिए बढ़ेगा. ऑब्वियसली इट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, तो बाद में मसले होंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग द कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज. और अगर नर्वस एक्साइटेशन है, से फॉर एग्जांपल देयर इज इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, then there will be more cardiac output. So if there is a combination of particularly sympathetic stimulation and parasympathetic inhibition, these two factors can increase the cardiac output. Okay, heart rate बढ़ जाएगा and contractility of the heart भी बढ़ जाएगी. So इन दोनों factors की वजह से the cardiac output will actually ultimately increase. Now heart hypertrophy can also increase the pumping effectiveness, but that's only for the time being because heart hypertrophy is not a normal thing. Okay, and it can in some conditions, if there is hypertrophy of heart, can go to 30 to 40 liters per minute. आपके हार्ट का नॉर्मल पंपिंग फिनोमिना है 5 liters per minute. In certain circumstances, it can go up to 13 liters per minute without any added pressure. But if there is hypertrophy, then you have more muscle mass, it can contract more, and the cardiac output can be as high as 30 to 40 liters per minute. ओके, तो ये तमाम वो चीजें थी जिससे हम बात कर रहे थे कि हार्ट हाइपर इफेक्टिव होता है. हार्ट कैन ऑल्सो बी हाइपो इफेक्टिव, यानी आप काम नहीं कर रहा. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स ऑब्वियसली. फॉर एग्जांपल देयर इज इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, डिक्रीज सिंपैथेटिक इनर्वेशन, there is inhibition of the nervous excitation of the heart, which again means decrease sympathetic value. Okay, increase parasympathetic value. If for example there is any blockage in the coronary artery, any valvular heart disease, congenital heart disease, myocarditis, cardiopathy, ये तमाम वो conditions हैं जिसमें the heart is not working properly, so we say कि the heart is hypofunctioning. Okay, कम काम कर रहा. अब ये सिंपल बात है यार, इतना लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन बात सिंपल है कि अगर हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, ज्यादा ब्लड निकलेगा. हार्ट कम काम करेगा, हाइपो फंक्शन करेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा. यार इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है अगर बात को समझने की कोशिश करो. ओके, नाउ द नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट. इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम फॉर मेंटेनिंग द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर when peripheral blood vessels are dilated and venous return and cardiac output increase. क्या मतलब हुआ इसका, जरा देखते हैं. We actually need to look at a curve which is in figure 26. Let's have a look which figure we are talking about. This one जिस पे अभी हम बात करेंगे. बात पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, फिर ग्राफ देखते हैं. The solid curve demonstrates the effect of the normal dog of intense
dog? Yes, because this is an experiment that we are talking about. Of intense dilation of the peripheral blood vessel caused by administering डायनाइट्रोफिनॉल, यानी एक डॉगी आपके पास मौजूद है और इस डॉगी में आपने एक ड्रग डाल दी है डायनाइट्रोफिनॉल, जो क्या करता है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। रेजिस्टेंस कम हो रही है तो कार्डियक आउटपुट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ज्यादा है भी कि नहीं। अब दो सिनेरियोज करें हैं, एक में नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है और दूसरे सिनेरियो में नर्वस सिस्टम इंटैक्ट नहीं है। सो लुक एट दिस फिगर फॉर एग्जांपल। व्हाट हैपेंस कि जब आप डायनाइट्रोफिनॉल, इस पॉइंट पर इस डॉग में दिस डायनाइट्रोफिनॉल इज इंजेक्टेड, और जब इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो अगर इस डायनाइट्रोफिनॉल का इफेक्ट हम देखें क्या है, सो इट इज गोइंग टू वैसोडाइलेट द ब्लड वेसल्स। वैसोडाइलेट करने का मतलब ये है कि डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और अगर नर्वस सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है, यानी कि सॉलिड लाइन, तो जैसे ही वैसोडाइलेशन होगी ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज, बिकॉज नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इट विल किक इन एंड डू इट्स जॉब। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो देखें क्या हुआ, आपने डायनाइट्रोफिनॉल डाला, कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा, क्योंकि इसको बढ़ाता कौन था, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, सो यू हैव काइंड ऑफ रिमूव द नर्वस सिस्टम्स कंट्रोल। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टफ कि अगर nervous system, which is primarily the sympathetic system, if that is not working, and the parasympathetic system, so autonomic nervous system particularly, if the autonomic nervous system is not working, the cardiac output is not being maintained, is not increasing because of vasodilation or decrease in the peripheral vascular resistance. So that's an important graph actually. Okay, what happens if the nervous system is working, if the nervous system is not working? Okay, this is another diagram where at this point again now we are comparing the arterial pressure. So arterial pressure is kept normal if the nervous system is present, but the pressure will go down if the nervous system is not. Why the pressure would go down? The pressure would go down because देखें आपने यहाँ पे अगर ये ड्रग दे दी है डायनाइट्रोफिनॉल, सो ये कर रही है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब है डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसका मतलब ये है कि डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एंड नाउ द नर्वस सिस्टम इज नॉट वर्किंग। अगर नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता और कार्डियक आउटपुट ने बढ़ जाना था, लेकिन अब ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ नहीं रहा, मामूली से शायद चेंज हो रहा है। और ब्लड प्रेशर, जब कार्डियक आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी एक्चुअली बढ़ेगा नहीं बल्कि ड्रॉप होगा। सो ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि एक्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, ज़ाहिर है। Now, effect of nervous system to increase the arterial pressure. So that is what we have also discussed here. So go read the paragraph yourself, and then we move on to the next heading, which is the cardiac output curves used in the quantitative analysis of cardiac output regulation. Now, our discussion of the cardiac output regulation thus far is adequate for understanding the factors that control the cardiac output in most simple conditions. मतलब हमने अभी तक सिर्फ ये बात की है कि कार्डियक आउटपुट को एक्चुअली दो चीजें अगर आप देखें तो मैनेज कर रही हैं, मेंटेन कर रही हैं, और वो है नंबर वन कार्डियक फैक्टर्स, यानी हार्ट की स्ट्रेंथ कैसी है, हार्ट ठीक ठाक होगा तो पंप करेगा, और नंबर टू वी टॉक्ड अबाउट द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इफ गो डाउन द कार्डियक आउटपुट ट्राइज टू गो अप, अगर नॉर्मल नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। However, to understand the cardiac output regulation in especially stressful situations such as extremes of the exercise, cardiac failure, or circulatory shock, a more complex quantitative analysis is presented in this particular section. To perform more quantitative analysis, it is necessary to distinguish separately the two primary factors concerned with the cardiac output. पहला फैक्टर है द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट, जो मैं आपको समझा रहा था कि एक तो कार्डियक फैक्टर है कि हार्ट एज अ पंप कितना हेल्दी है, और दूसरा है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द पेरिफेरल फैक्टर्स। यानी हम दो तरह के कर्व्स की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे कि हार्ट की सिचुएशन क्या है, हार्ट कितना हेल्दी है, उसे हम नाम देंगे कार्डियक आउटपुट कर्व्स। दूसरा हम बात करेंगे पेरिफेरल फैक्टर्स की, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की सिचुएशन क्या है, उसके लिए जो कर्व हमने स्टडी करना है, that is the venous return curve. So now our discussion will be basically one on the cardiac output curves and number two on the venous return curves. तो ये basic हमारा discussion होगा, ठीक है। So we will basically talk about venous return curves and cardiac output curve. Cardiac output curve तो हम already discuss कर भी रहे हैं, ये पिछली हमने जितनी diagrams देखी हैं, these are all the cardiac output curves. Okay, what happens to the cardiac output in terms of hypereffective situation or hypoeffective situation? What happens to the cardiac output with the total peripheral resistance? So these are the cardiac output curves. Okay, ठीक।
Some of the cardiac output curves used to depict the quantitative heart pumping have already been shown. अभी जो मैंने ऊपर आपको दिखाया भी. However, an additional set of curves is required to show the effect of cardiac output caused by changing external pressure. Exercise वगैरह में क्या होता है देखते हैं. Effect of external pressure outside the heart on the cardiac output curve. Now we will be focusing on figure 28, which shows the effect of changes in the external cardiac pressure on the cardiac output curve. Now we're talking about right atrial pressure on the x-axis and cardiac output on the y-axis. The normal external pressure is equal to the normal intrapleural pressure, which is the pressure in the chest cavity, which is about -4. यानी देखिए आपका हार्ट लोकेटेड किस तरह है. If this is your heart, तो इसके बाहर there is chest cavity, pleural cavity. तो chest cavity का जो pressure है, जो intrapleural pressure है, that is the pressure which is what we call the external pressure. उसकी value है -4. Note that in the figure that any rise in the अच्छा इसी pressure को हम right atrial pressure भी consider करते हैं. So -4 is the normal. So that's the normal thing. Okay. So if there is any rise in the intrapleural pressure to -2, so from -4 it has now risen to -2 millimeters of Hg, and as a result of this shifts the entire cardiac output curve to the right by the same amount. This shift occurs because filling of the cardiac chambers with the blood requires an extra 2 millimeter. अब ज्यादा जोर लग रहा है. पहले प्रेशर था -4, अब प्रेशर हो गया -2, तो अब ज्यादा पंपिंग इफेक्ट या पंपिंग पावर चाहिए होगा. सो देयर इज एक्स्ट्रा 2 millimeter of mercury of the right pressure to overcome the increased pressure on the right side of the heart. Likewise, an increase in the intrapleural pressure to +2. अब ये -4 से +2 पे जाने के लिए 6 digits आप मूव कर रहे हैं, बिकॉज -4 से -3, -2, -1, 0, +1, +2. So requires 6 millimeters increase in the right atrial pressure from the normal -4, which shift the curve output to the 6 millimeter to the right. So if you look at the diagram here, that is the normal thing, normal pressure -4. But if you move the pressure to any, so if the intrapleural pressure is 2 millimeter now, it shifts to the right. If the pressure is more, +2 now, it shifts further to the right. So these are the conditions where you need more efforts, because now the pressure against which the heart has to contract has now raised. अब ज़्यादा pressure के against heart को काम करना है, तो ये वाला मसला है सारा. Now some factors that can alter the external pressure on the heart and thereby shift the cardiac output curve are as follows. For example, cyclical changes of intrapleural pressure during respiration, which are about ±2 millimeters of mercury during normal breathing, but can also be ±50 millimeters during strenuous breathing. इतना ज़्यादा pressure changes हो सकते हैं. Now, अब ये बात हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन सी situations में intrapleural pressure change होता है. So, heavy breathing में, for example, breathing against the negative pressure, which shifts the curve to a more negative right atrial pressure, which means to the left. So what do we basically mean by curve to the left and curve to the right? Whenever there is an increase in the intrapleural pressure, the cardiac output curves shifts to the right side, and whenever there is decrease in the intrapulmonary pressure, it goes and moves to the left side. Okay. Now the positive pressure breathing shifts to the right, because positive pressure breathing में intrapleural pressure बढ़ जाएगा. Opening the thoracic cage. So if you open up the thoracic cage, the negative pressure is lost, and because the negative pressure is lost, it is no more -4. It now comes and equilibrates with the atmospheric pressure, so it becomes 0. So from -4 to 0 is an increase of 4 millimeter. The shift would be right shift. Okay. And cardiac tamponade, which means accumulation of a large quantity of fluid in the pericardial cavity around the heart with a resultant increase in the external cardiac pressure. It will also shift the curve to the right. So the rule is, whenever there is increase in the pressure outside the heart, so this is your lovely heart, और इसके बाहर का pressure जब कभी बढ़ेगा, increased pressure, the normal cardiac output curve will shift to the right side. Okay? Right. So with this discussion, let's move on to the other concept, which is the combination of different patterns of cardiac output curve. Figure 29, the next figure, will show, अभी देखते हैं एक मिनट में, the final cardiac output curve can change as a result of simultaneous change in the following: external cardiac pressure, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, कि हार्ट के बाहर प्रेशर क्या है, effectiveness as a pump, कि हार्ट की अपनी pumping capacity क्या है. For example, the combination of a hyper effective heart and increased intrapleural pressure would lead to an increased maximum level of cardiac activity due to increased pumping. So
it's not only the external pressure जो कि हार्ट पे लग रहा है, it's also the pumping capacity of the heart. ये भी तो हो सकता है कि बाहर हार्ट पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाए और अंदर से जो हार्ट है वो इतना पावरफुल है, इतना हाइपरट्रॉफिड है कि वो इस बढ़े हुए प्रेशर को कैंसल आउट करके स्टिल कैन हैव द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज. Now we have to talk about venous return curves. The entire systemic circulation must be considered before complete analysis of cardiac regulation can be achieved. To analyze the function of the systemic circulation experimentally, the heart and lungs were removed, suniye zara, from the circulation of an animal and replaced with a pump, an artificial pump and an artificial oxygenator system. So heart bhi nikal diya, yani natural pump nikal diya aur natural oxygenator nikal diya. Then different factors such as blood volume, vascular resistance, central nervous system pressure in the right atrium, and so basically heart तो निकला हुआ है but central venous pressure measure कर सकते हैं अभी भी, were altered to identify कि उन तमाम factors का cardiac output, venous return इन पर क्या फर्क पड़ता है. Okay, from these studies one find the following three principal factors. The rules are: number one, right atrial pressure, which exerts a backward force on the vein to impede the flow of blood from the veins into the right atrium. यानी और ये सिंपल मैकेनिक्स हैं. इसमें देखो ये बहुत सारे पैराग्राफ्स तो हैं, ऐसा लगता है कंफ्यूजिंग है लेकिन चीज सिंपल है. सो दैट्स योर चैम्बर ऑफ द हार्ट. दिस इज द राइट एट्रियम. यहाँ पे वेन्स आ रही हैं जो ब्लड ला रही हैं. राइट एट्रियम के अंदर जो भी प्रेशर होगा वो यहाँ से जो ब्लड वेन से आपके राइट एट्रियम में आ रहा है, उस अगर ये प्रेशर मैं बढ़ा दूं राइट एट्रियम का तो ब्लड नहीं आएगा, अगर मैं ये प्रेशर कम कर दूं तो ब्लड आएगा. सो राइट एट्रियम का जो प्रेशर है, इट एक्सर्ट्स अ बैकवर्ड फोर्स टू द वेन्स and it will stop the blood flow from the veins into the right atrium. So अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेशर मैं कहता हूँ 0 है और यहाँ पे प्रेशर 1 है तो ब्लड विल कम है. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर जो है अब वो 10 हो गया और यहाँ वेन्स में प्रेशर 1 है तो इट विल नॉट कम बिकॉज दिस 10 इज अ वेरी हाई प्रेशर. इट विल रेजिस्ट the emptying of the veins into the right atrium. तो ये पहला रूल है. दूसरा रूल है the degree of filling the systemic circulation, which measured by the mean systemic filling pressure, इसके बारे में भी पढ़ेंगे भी, which forces the systemic blood towards the heart. So we are talking about the degree of filling of systemic circulation, which forces the blood towards the heart. This is the pressure measured everywhere in the systemic circulation. So बात ये हो रही है कि हार्ट की तरफ ब्लड आएगा कौन सा, वही जो हार्ट से निकलेगा. ये जो ब्लड हार्ट से निकला है ये अब पंप होके मूव कर रहा है फॉरवर्ड एंड इन फॉर्म ऑफ द वेनस ब्लड इट विल कम बैक टू द हार्ट. सो दिस इज द सर्कल जिसके अंदर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन जितना ज्यादा फिल होगी उतना ज्यादा हार्ट की तरफ ब्लड आएगा. ओके, एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज दिस: resistance to blood flow between the peripheral vessels and the right atrium. That's very very important because that's an important circulating factor. अगर peripheral vessels से जो blood राइट एट्रियम की तरफ आ रहा है उसके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो ब्लड रिटर्न, वेनस रिटर्न कम हो जाएगा. वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. Okay, these factors can all be quantitatively expressed by venous return curve. Very important curve as we explain in the next section. तो इस venous return curve को जरा समझते हैं. So normal venous return curve. अब ये जो venous return curve है इसमें there are two parameters. आप देखें right atrial pressure है x axis पर और venous return है y axis पर. और ये concept मैं आपको बता चुका हूँ कि if this is the right atrium और यहाँ पे blood जाहिर है veins के जरिए आएगा the vena cava, तो right atrium के अंदर जो pressure है ये actually decide करेगा कि venous return कितना होगा. मैंने आपको बताया कि if this pressure is too high, अगर pressure बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वेनस रिटर्न ब्लॉक हो जाएगा, वो नहीं आ सकता अंदर. या दूसरे सिनेरियो में अगर ये राइट एट्रियम का प्रेशर बहुत ज्यादा लो है उस सिनेरियो में भी ब्लड नहीं आएगा अंदर. उसका रीजन ये है और वो एक लेवल पे फिक्स हो जाएगा. उसका रीजन ये है कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बहुत कम हो जाएगा, तो जो मेजर वेसल्स हैं जो चेस्ट कैविटी में एंटर हो रही हैं और हार्ट तक पहुंच रही हैं वो एक्चुअली ब्लॉक हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिव प्रेशर. सो उनका ब्लड नहीं एंटर होगा. सो दिस फैक्ट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई हियर ऑन द डायग्राम. सो इफ यू सी एट द वैल्यू ऑफ 0 राइट एट्रियल प्रेशर, this is the venous return which is roughly equal to the cardiac output 5 liter. So 5 liter ही venous return है और 5 liter ही usually normal cardiac output होता है. लेकिन अगर
हम राइट एट्रियल प्रेशर किसी भी कंडीशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स गोइंग टू +4 फॉर एग्जांपल, और +4 पर इफ यू सी दी वेनस रिटर्न इट इज रिड्यूस। तो कॉन्सेप्चुअल बात समझ में आ रही है आपके कि राइट एट्रियम का अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वापस आने वाला ब्लड जो है वो कम हो जाएगा। सो देयर विल बी, वापस आने वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं? वेनस रिटर्न। सो बाय इंक्रीजिंग द राइट एट्रियल प्रेशर द वेनस रिटर्न इज डिक्रीजिंग। मैं राइट एट्रियल प्रेशर को फर्दर बढ़ा दूं 0.8 के आसपास, ये देखें अब तो वेनस रिटर्न 0 हो गया। सो दिस इज द पॉइंट जब वेनस रिटर्न बिल्कुल 0 हो जाएगा, कोई वेनस रिटर्न नहीं है, यानी हार्ट के अंदर अब ब्लड एंटर नहीं हो रहा। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर हार्ट में ब्लड एंटर नहीं होता, अब पीछे सिस्टम के अंदर जो पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन का सिस्टम, यानी ये पूरा एक सिस्टम है ना, आपको मालूम है। देखो ये अब जो मैं बात बताने लगा हूं ना, इस पे जरा गौर करो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखें, द सिस्टम इज दिस कि आपका हार्ट है, हार्ट एओर्टा के अंदर ब्लड को डालता है, ये ब्लड पूरी बॉडी में घूमता फिरता हुआ वेन्स के जरिए इट कम्स बैक इनटू द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम का प्रेशर हमने इतना ज्यादा कर दिया है, इतना ज्यादा कर दिया है, से फॉर एग्जांपल 7 तक कर दिया है, +7, कि अब वेनस रिटर्न हो गया है ब्लॉक, 0 वेनस रिटर्न। तो सारे का सारा जो ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पड़ा हुआ है। इस वक्त जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर होगा, इसको नाम देते हैं मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड एंटर होना बंद हो जाए, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, तो पीछे पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो प्रेशर बनता है उसे कहते हैं मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, क्योंकि वहां ज़ाहिर ब्लड भरा हुआ है, उसका जो प्रेशर है दैट इज द फिलिंग प्रेशर। ओके, सो हियर दिस इज द फिलिंग प्रेशर। या दूसरे तरीके से आप फिलिंग प्रेशर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर इज द प्रेशर व्हेन द venous return to the heart becomes 0. So when the venous return to the heart becomes 0, that is what we call the systemic filling pressure. Okay? दूसरे हाथ पे अगर मैं, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि अगर हम राइट एट्रियल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वेनस रिटर्न बंद हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम राइट एट्रियल प्रेशर को कम करेंगे तो शायद वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप उसको नेगेटिव करते हैं तो इट रीचेज अ प्लेट्यू। यू सी देयर इज अ प्लेट्यू फेज, और ये प्लेट्यू इसलिए है क्योंकि अब जो मेजर आपकी ब्लड वेसल्स हैं दे आर स्टक और वो कोलैप्स्ड फॉर्म में होती है। ओके, सो ये नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इट इज ऑल लिंक्ड विद द राइट एट्रियल प्रेशर। और अभी आगे भी हम 1-2 ग्राफ्स देखेंगे जिसमें यही सारी कहानी है। ठीक है, तो अगर बार बार रिपीट कर रहा हूं, राइट एट्रियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, वेनस रिटर्न कम होगा तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये वो प्रेशर होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब वेनस रिटर्न राइट एट्रियम में 0 हो जाता है। ओके, अब यहां से आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो नेसेसरीली आपको सारा पढ़ना जरूरी नहीं है। देखें, आपको ना फिजियोलॉजी पर्टिकुलरली पढ़ते वक्त इस बात का ख्याल, वैसे तो ये पूरी मेडिसिन के लिए ट्रू है, क्या कंटेंट फोकस करके पढ़ना है, क्या कंटेंट को स्किम कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना व्हाट यू विल डू इज यू विल एंटर अ सुसाइडल पिट। अगर आप ये आगे जो हेडिंग्स दिखा रहा हूं ना, अगर ये सारी पढ़ना शुरू कर दी, दिमाग की दही हो जाएगी एंड यू विल एंटर लिटरली इनटू अ सुसाइडल पिट। उससे मैं आपको बचाता हूं। ठीक है, मैं आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स देता हूं। ये वेनस कर्व समझना जरूरी है, ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। सो ये 7 समझ में आ गया क्या था? इट वॉज द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। सो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर अच्छों को डेफिनेशन नहीं पता होती। इट्स अ प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन उस वक्त जब वेनस रिटर्न इन द राइट एट्रियम बिकम 0। ओके, तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बॉस। ये प्लेट्यू मैंने आपको बता दिया कि व्हेन देयर इज नेगेटिव राइट एट्रियल प्रेशर 0 से जब वो नीचे -2 या -20 या -50 पे जाता है तो वेनस रिटर्न बढ़ता नहीं है बल्कि प्लेट्यू यानी कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ कोलैप्स ऑफ द वेन्स इन द चेस्ट बिकॉज ऑफ मोर नेगेटिव प्रेशर। ओके, तो ये मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर का मतलब है पूरी सर्कुलेशन के अंदर जो प्रेशर है, और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का मतलब है जो मैंने अभी बात डिस्कस की थी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर का प्रेशर जब राइट एट्रियम में एंट्री वेनस रिटर्न की 0 हो जाए। ओके, तो ये टर्म अगर आपको सिर्फ पता है तो इतना ही आपने समझना है, इससे ज्यादा ये हेडिंग नहीं पढ़नी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हमको पता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से कार्डियक पंपिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाती है,
और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, सो देयर इज मोर ब्लड कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट. सो वी नो ऑल दीज थिंग्स, सो वी आर ओके विद द सिस्टमिक सिस्टम. यहाँ इतने अच्छे से लिखा हुआ भी नहीं है, ये हेडिंग को स्किप करना, नहीं पढ़ना. इफेक्ट्स ऑन द वेनस रिटर्न ऑफ द कर्व चेंज द मीन सिस्टमिक, नॉट important, so don't worry about it. Okay, now the next thing that we have to talk about is well, this concept is again very simple. Resistance to venous return. सिंपल बात है, अगर ये कार्डियक आउटपुट आपका हम डिस्कस कर रहे हैं इज लिंक्ड विद द वेनस रिटर्न. अगर वेन्स में किसी भी वजह से ब्लड एंटर नहीं हो रहा, देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द वेन, और वो ब्लड एंटर नहीं हो रहा राइट एट्रियम में, तो ऑब्वियसली राइट एट्रियम के अंदर कम आएगा ब्लड, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. दैट्स द सिंपलेस्ट स्टोरी. सो डोंट वरी अबाउट दिस ग्राफ. एग्जाम में नहीं पूछते. दिस इक्वेशन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. एनालिसिस ऑफ द कार्डियक आउटपुट एंड राइट एट्रियल प्रेशर बाय साइमल्टेनियस कार्डियक आउटपुट इन वेनस रिटर्न कर्व. सो लेट मी have a look at this diagram. So ये डायग्राम आप देखें, जरा देखें. इस पर टाइम स्पेंड करना जरूरी है. उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे देखें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. पहली चीज है राइट एट्रियल प्रेशर, दूसरी चीज है वेनस रिटर्न. अब वेनस रिटर्न और राइट एट्रियल प्रेशर का क्या ये डिफरेंट कर्व्स हम बता रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और साथ में एक और चीज पिच इन हो रही है, दैट इज द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर. और ये वो प्रेशर होता है जिस पर वेनस रिटर्न 0 हो जाता है. सो इफ फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट दिस रेड लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेड लाइन है इसमें 0 right atrial pressure per somewhat 5 liter is your venous return, जो कि normal cardiac output है. When we go to slight negative value in the right atrium, it is getting to a plateau level. बढ़ नहीं रहा, it is getting to a plateau level. और ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था. That is the normal venous return curve. कि 0 पर it is around 5 liter और 0 से कम आता है अगर right atrial pressure, तो ये एक plateau phase में आ जाता है venous return. बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. So this is something looking like a normal curve. Red वाला जो है it's a normal curve. और अगर right atrial pressure बढ़ेगा तो venous return कम हो जाएगा. right atrial pressure 7 तक आएगा तो venous return बिल्कुल 0 हो जाएगा. 7 पर it is 0. Venous return becomes 0 on right atrial pressure of 7. और इसे हम कहेंगे systemic filling pressure is now 7. तो ये normal तो आपको पता है. अब अगर हम resistance बढ़ा देते हैं, the peripheral resistance increases. Say for example the resistance becomes 2 times. Now think about it. अगर peripheral resistance बढ़ेगी तो what will happen to the venous return? The venous return is going to go down. Lower as compared to the normal value. So this is the normal value and now you are increasing the resistance. You see normal से कम हो गया venous return. So there is a decrease in the value of venous return. तो venous return कम हो गया. अब venous return कम हो गया लेकिन now the systemic filling pressure has gone up to 10.5. यानी अब venous return को 0 करने के लिए right atrial pressure कितना होना होगा? 10.5. तब जाके venous return 0 होगा. So remember all these things on the curve. Now if for example you are decreasing the resistance, अगर आप resistance को half कर देते हैं, if you are decreasing the resistance, डिक्रीज रेजिस्टेंस का मतलब ये होगा कि ब्लड ज्यादा एंटर होगा हार्ट के अंदर. सो ऑब्वियसली वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा. एंड यू सी वेनस रिटर्न कहां पहुंच गया, दैट रेड लाइन इज द नॉर्मल, और अब ये चला गया वेनस रिटर्न इधर. इतना इंक्रीज हो गया वेनस रिटर्न, लेकिन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर भी साथ में इंक्रीज हो गया टू अ वैल्यू ऑफ अराउंड 10. यानी पॉइंट ये है कि नॉर्मल अगर वेनस रिटर्न है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्टफ, तो आपका जो सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है दैट इज अबाउट 7. बट आइदर यू डिक्रीज और इंक्रीज द रेजिस्टेंस, योर सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज गोइंग टू गो अप from 7 to 10 and 10.5. Okay, so that's an important graph that you should actually understand. What else? Actually nothing else. And then we have to all these things are too much details for you to understand, not important at the moment. Okay, फिर कभी अगर इसकी कोई relevance होगी तो I will explain this, but not at the moment. तो basically हमने total बात क्या की? We are talking about cardiac output, and the most important equation for you to understand is this equation, which was early on in this chapter, is inversely related with the total peripheral resistance and directly related to the arterial pressure. That's one thing. The other thing, few of the graphs are extremely important, जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. Please view them, and venous return curves are very important. Although एग्जाम में ये इतना ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन venous return curve sometimes, you know, अगर distinction देनी हो, for example किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स देने हो, तो that's a difficult topic to go through.
Okay, so I am leaving all this with full confidence, so please trust me and leave those details. I don't want you to commit suicidal attempt while reading this. आप पता चले आपका जो है ना ये पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इतना एक्टिवेट हो गया कि आप कार्डियक ब्लॉक में ही चले गए. I don't want that. Okay, now a few words on the methods for measuring the cardiac output, and then we will finish up and wind up this. Nowadays we actually don't perform this FIC procedure. FIC procedure का basic concept ये है कि जो ऑक्सीजन कंजम्पशन पे बेस्ड है ये सारे का सारा FIC प्रिंसिपल. सो इसको देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली. इस फिगर में एक्सप्लेन किया है बट विल टॉक अबाउट इट. दिस फिगर शोज 200 ml ऑफ ऑक्सीजन आर बीइंग एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द लंग्स इनटू द पल्मोनरी ब्लड ईच मिनट. आपको पता है कि लंग्स में ब्लड जाता है इसीलिए ताकि उसमें ऑक्सीजन एंटर हो. सो हर मिनट 200 ml ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो रही है blood में हर मिनट. every minute 200 ml of oxygen is being absorbed. It also shows that the blood entering the right heart has an oxygen concentration of 160. यानी राइट हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना. सो दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कितनी है 160 ml पर लीटर. अब ये राइट हार्ट से ब्लड कहाँ चला जाएगा लंग्स में. सो ये लंग्स में एंटर होगा. अब जब लंग्स में एंटर हो रहा है और जब लेफ्ट हार्ट में ये ब्लड आ रहा है तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गई इसकी ऑक्सीजन की 200 ml पर लीटर. सो लंग में कितना ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा, एब्जॉर्ब कितना ऑक्सीजन हुआ होगा, ऑब्वियसली 40, क्योंकि राइट साइड पे 160 था, लेफ्ट साइड पे 200 है. सो मैंने ख्याल डायग्राम पे भी यहाँ दिखाया है कि दिस इज द राइट हार्ट. फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है तो वेनस ब्लड है, तो इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है 160. फिर लंग्स में गई और लंग्स में होने के बाद अब देखें पर लीटर ml क्या है ऑक्सीजन का वैल्यू 200. सो डिफरेंस कितने का है 40 का. सो ये 40 ml पर लीटर oxygen absorb हो रही है into the blood which is going to the lung, because the total quantity of the oxygen absorbed into the blood from the lung each minute is 200 ml. Dividing 200 by 40 calculates it to 5 liters. So that's a simple mathematics. इसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितना ब्लड जा रहा है लंग्स के अंदर और कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है एंड कार्डियक आउटपुट कितना है. सो यू जस्ट कैलकुलेट द नंबर्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन कि कार्डियक आउटपुट is equal to oxygen absorbed per minute by the lung and then atriovenous difference. So you need to know the oxygen used and you need to know the difference. The difference is 40 and the oxygen usage is 200 ml. ये यहाँ पे कहीं एक लाइन लिखी है जो I think मैंने यहाँ पढ़ी थी. This figure shows the 200 ml of oxygen are being absorbed from the lungs into the pulmonary blood. So pulmonary blood के अंदर total ये 200 ml oxygen use हो रही है. So this is one number that you have to remember and then you need to calculate this value and this value. और ये दोनों values actually आप calculate कर सकते हैं by inserting catheters ना. तो अगर आप venous catheter use करेंगे you can get the oxygen value for the right side of the heart. अगर आप arterial catheters use करेंगे you can get the oxygen values for the left side of the heart. And then simply using this simple mathematics you can tell कि cardiac output कितना है. That's the equation. But actually ये सब अभी करते नहीं है because you simply rely on a more non-invasive procedure such as the echo. So echo is usually used these days for the purpose of estimating. It's not the exact calculation but estimate the echocardiography से आप cardiac output कर लेते हैं. It's a method that uses ultrasound waves from the transducer placed on the chest wall or passed into the patient's esophagus sometimes as well to measure the size of the heart chambers and the velocity of the blood. So here they are not using the oxygen levels, oxygen consumption, but rather they are using the velocity, and from the velocity they are actually estimating कि cardiac output होगा कितना. ठीक है, they can also estimate the stroke volume, the heart rate, these things, and using these values you just get what is the cardiac output. So don't worry about this FIC principle which is based on the oxygen consumption. We simply, I have not seen somebody using this lately, तो ये मैंने बहुत से लोगों को भी देखा भी नहीं है. ठीक है, then there is another thing, और मैं कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहा इसमें important, indicator dilution method. Well, not important for you to remember. Old gold theories, पुरानी चीजें. So thoracic electrical bioimpedance method. Impedance cardiography, also known as thoracic electrical bioimpedance, is a non-invasive technology also.
used to measure changes in the total electrical conductivity of the thorax as an indirect assessment of the hemodynamic parameters such as the cardiac output. Again, not important for you कि ये कैसे करते हैं, so just don't worry about it, okay? If somebody asks you in examination कि how do you measure cardiac output, आपको पता होना चाहिए कि traditionally we used to use the Fick principle, which is based on oxygen consumption of the lung, also on the venous and the arterial oxygen levels, और उसका difference क्या है. So that's the Fick principle. The second one very widely used is the echocardiography, and you should at least know the name of bioimpedance, which basically measures the electrical activity and electrical conductance through the chest cavity to actually calculate or estimate the cardiac output. So that's all that basically you have to remember. So that's okay, and we are done with this particular chapter. 2-3 headings मैंने कहा है कि are not important, so believe me, they are not important. Don't worry about them, don't try to read them, because you will be in a suicidal pit. बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो अपने आप को परेशान मत करो, टेंशन में ना आओ. जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, उसको अटेंशन के साथ पढ़ो और समझो. मुझे पता है आपके लिए एग्जाम के लिए क्या जरूरी है. ठीक है, अपना ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.